सो हेलो गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपीसी नेट के बारे में, यानी कि यूपीसी नेट एग्जाम के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो में यही खोजते खोजते आए हो तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए होने वाली है। अगर एंड तक के बावजूद आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, उस कमेंट का हम लोग जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे हम लोग इस वीडियो में पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है यूपीसी नेट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसकी क्राइटेरिया क्या होते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, उसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए और इसके थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और तो और इसके अलावा आपके जो कट ऑफ होते हैं, आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं, निगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं, इन सब पे हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो चलिए ठीक है, यूपीसी नेट जो एग्जाम है वो एक स्टेट लेवल एग्जाम है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये कराया जाता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। यूपीसी नेट क्या है? उत्तर प्रदेश कॉमन इन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है ये, जो कि स्टेट लेवल एग्जाम है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, कंडक्ट कौन कराता है, कंडक्टिंग बॉडी कौन सा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, उसके थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग यूपीसी नेट कोर्सेज पे चलते हैं। तो जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो आपको मिलता है। अब बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो वो भी आप इसके बाद फिर यहां पर से कर सकते हो। बट हाँ, उसके लिए फिर आपको अगर एमएससी नर्सिंग के लिए आप कोर्स करना चाहते हो तो आपका जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे एमएससी नर्सिंग में जा सकते हो। ये एक आगे की बात है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो अपना कोर्स बीएससी नर्सिंग, उसके बाद की बात है। तो इस पे भी हम लोग नहीं रहते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2025 में जो एग्जाम्स हुए थे हम लोग उसी के बेसिस पर यहाँ पर 2026 के एग्जाम को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, यानी कि एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट कब हुआ था? तो 24 मार्च 2025 में, मतलब 24 मार्च को वो स्टार्ट हुआ था। जो लास्ट डेट था वो 26 ऑफ अप्रैल था, यानी कि अराउंड 30 डेज का पीरियड ऑफ टाइम हमें मिला था एग्जाम फॉर्म फिल करने का। ठीक है, जो कि एक सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें कि आप अच्छे से अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, करेक्शन विंडो यहाँ पे 19 से 26 अप्रैल तक खुला था, जिसमें कि आप अपना जो भी कुछ गलत हुआ है, नेम या फिर नंबर या फिर कोई भी चीज दूसरा चीज चेंज करना है, आप उसको इजिली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये पे एडमिट कार्ड रिलीज कब हुआ था? 14 मई को। एग्जाम डेट 21 मई को था। उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं 2026 में भी हमें कहीं ना कहीं इसी के आसपास डेट मिलेगा फॉर्म फिलअप का और फिर फॉर्म क्लोजिंग का, और फिर एग्जाम डेट भी एंड ऑफ द मई में हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहीं पे आगे चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में 120 रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, जैसा कि 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल मार्क्स जो रहता है वो भी 120 रहता है। और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग हमें नहीं देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे जय माता दी करके मस्त आंसर टिक मार्क कर सकते हो, बट ऐसा करना नहीं है। प्रिपरेशन अच्छे से करना है और निगेटिव मार्किंग के लिए ये चीज नहीं रखना है कि चलो भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब कुछ मार्क करके आएंगे। कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सही मार्क कर सको उतने अच्छे से याद करके पढ़ करके जाओ, तो वहां पे अच्छे से मार्क करो। पढ़ाई नहीं हो रही है तो हमसे मिलो, हम सॉल्यूशन देंगे। बाकी चलो ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है उसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो? अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो एट द एंड उसमें अगर आप चांस लेना चाहो तो उस पर आप टिक मार्क कर सकते हो। अगर आपको 50-50% का ऐसे डाउट लग रहा है तो आप एक रिस्क ले सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग का ये एक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, यहीं पे लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में पेपर आता है? तो बाइलिंगुअल यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मोड में आपको पेपर मिलते हैं। ये जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन बेस्ड होता है और OMR शीट पे आपका ये एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। यहीं पे आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम सिलेबस के ऊपर में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया 120 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं, तो उसमें से फिजिक्स के 24 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के 24 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, बायोलॉजी के 24 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें बायोलॉजी में बोटनी और जूलॉजी डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी कि बोटनी आपके 12 मार्क्स के हो जाएंगे और फिर जूलॉजी भी आपका 12 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेड रहते हैं। इंग्लिश आपको 24 मार्क्स का हो जाएगा। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे जो रहता है वो 24 मार्क्स का आपका सिलेबस रह जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 120 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके 120 रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं एग्जाम फी के ऊपर में। तो जैसे कि अगर आप जनरल और ओबीसी हो तो फिर आपको 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे एज ए एग्जाम फॉर्म फिलअप। ठीक है, SC ST या फिर PWD हो, यानी कि विकलांग कोटा से हो, तो फिर आपको 2000 रुपए यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे आगे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग है
मिनिमम ये कट ऑफ वाला पार्ट नहीं है, ये क्वालिफाइंग है, यानी आप क्वालिफाई कितने पे हो जा रहे हो, यानी कि इसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज में भी एंटर कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज भले ही मिले ना मिले, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम जो होना चाहिए जनरल के लिए 50 परसेंटाइल है। दिस इज नॉट अ परसेंट, इट इज परसेंटाइल, तो इस पे ध्यान देना, ठीक है। जो जनरल विकलांग कोटा से है, पीडब्ल्यूडी कोटा से है, उनके लिए 45 परसेंटाइल, ठीक है। और वहीं पे एससी एसटी और ओबीसी पे बात करें तो 40 परसेंटाइल, और वहीं पे एससी एसटी ओबीसी का पीडब्ल्यूडी का बात करें यानी विकलांग कोटा, तो उनको 40 परसेंटाइल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगा, ठीक है। यहीं पे दूसरे अदर स्टेट का एलिजिबिलिटी का पार्ट देखा जाए तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, यानी कि आप दूसरे स्टेट के हो, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। वहां पे फी जो आपको एक कम मिलता है, वो सब बेनिफिट्स रहते हैं, वो बेनिफिट्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के लिए आपका यूपी का डोमिसाइल चाहिए होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करा है। और यहाँ पे जो मिनिमम एज रहता है, वो मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स के होने चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे वो चेंज होता है, ठीक है। तो वहीं पे अब चलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन एज पर आईएनसी रेगुलेशन। तो यहां पर देख लेते हैं जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो आपका पहले तो 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 12th आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आप मिनिमम 45% मार्क्स से पास आउट होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करा है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में इंग्लिश आपका चूज होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इंग्लिश को साइड कर दिया जाता है, या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए पीसीबी के साथ में, तभी आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। यहीं पे आप आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के लिए जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है वो तो सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ इंग्लिश, बट यहाँ पे जो एससी एसटी और ओबीसी है उनको 40% पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 40% का मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 12th का, तब उनको एलिजिबल करा जाता है। और वहीं पे जो जनरल के लिए देखा जाए तो 45% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे रिपीट करा है, 45% ऑफ द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर 10+2, ठीक है। 10+2 में जो आप सब्जेक्ट लिए हो उसमें इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, चाहे आप एससी एसटी या फिर किसी भी दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करो, ठीक है। क्लियर है। तो आगे हम लोग चलते हैं टॉप पार्टिसिपेटिंग कॉलेज, यानी कि किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। कॉलेज तो ऐसे बहुत है, लंबे लिस्ट है, आप उसको वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। बाकी जो टॉप कॉलेजेस हैं वो क्या क्या है, तो केजीएमयू जो सबसे टॉप कॉलेज यूपी का माना जाता है, चाहे वो मेडिकल का कोई भी फील्ड हो उसके लिए, तो नो डाउट ये सबसे बेस्ट है। एसजीपीआई, एबीवीएमयू, उसके अलावा फिर स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज यूपी, उसके बाद फिर कुछ अलग प्राइवेट कॉलेज है जिसमें कि आप इनरोल हो सकते हो, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, प्राइवेट कॉलेज में आप इजिली इनरोल हो सकते। यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं अराउंड 4 लाख अराउंड 1 लाख अराउंड पर ईयर में चला जाता है, तो वो फी स्ट्रक्चर तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग अराउंड आपको देखने को मिलेंगे। बीएससी नर्सिंग के बाद आपका सैलरी क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो मंथली सैलरी होती है वो 30,000 से लेकर के 50,000 तक आपको देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन हॉस्पिटल टाइप एंड स्किल्स, यानी कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके बेसिस पे, या फिर आपका कौन से हॉस्पिटल में आपका सर्विस लग रहा है उसके बेसिस पे आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ सैलरी देखने को मिलेंगे, जो कि वैरी करेगा 30,000 से 50,000 तक, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे। तो जैसे कि प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी को आपको कैसे बनाना है, पहले तो आपको मिनिमम जो क्लास का टाइम है वो आपको 4 to 6 आवर्स का रहने वाला है। इसके अलावा अपना सेल्फ स्टडी टाइम मिनिमम 6 to 8 आवर्स का रखिए। डेली के अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, यानी कि लेक्चर पहले देखिए, फिर नोट्स कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर लाइव क्लास कंप्लीट हो जाता है आपका, फिर उसके डीपीपीज को कंप्लीट कीजिए, फिर असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। और ये सब कुछ जब हो जाए तो शॉर्ट नोट्स को और मेन नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट में जो भी गलत हो रहा है उसके टॉपिक पे जाइए, उस टॉपिक को फिर से देखिए। ये सारे स्टेप्स और स्ट्रैटेजी होते हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली डिवाइड करके इक्वल टाइम दीजिए अपने पूरे डे में, और उसके अकॉर्डिंग आप धीरे 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 अपने आप में प्रोग्रेस देखेंगे कि अगर आप अपने एक अच्छे स्ट्रेटेजी तैयार करते हो, वहां पे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप चलते हो, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी चलिए ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। और अगर आपको यूपीसी नेट के फुल सिलेबस चाहिए, एक एक टॉपिक वाइज आपको सिलेबस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम लोग जल्द से जल्द वो वीडियो भी कंप्लीटली यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।